शिद्दत, जुनून या जहर, पार्ट 3। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और डार्क फिक्शन व सस्पेंस की श्रेणी में आती है। इसमें दर्शाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां केवल कहानी की मांग है। किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण का समर्थन या महिमा मंडन नहीं किया गया है। साधना ने अपनी कांपती उंगलियों से उस नोट को मुट्ठी में भींचा और उसे अपने एप्रिन की जेब में रख लिया था। हीरे का वो चमकता हुआ पेंडेंट उसे किसी जहरीले तोहफे जैसा लग रहा था। उसने जल्दी से बॉक्स बंद किया और उन ब्लू ऑर्किड्स को मेज के नीचे दराज में छिपाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। साधना, अंदर हो क्या? विमला दीदी की आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। साधना ने गहरी सांस ली, अपने माथे का पसीना पोंछा और लड़खड़ाते कदमों से जाकर दरवाजा खोला। विमला दीदी अंदर आते ही बोली, साधना, वो तुम्हारे पापा आए हैं, बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। पापा का नाम सुनते ही साधना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह जानती थी कि उसके पापा उसकी शक्ल देखकर ही उसके मन की किताब पढ़ लेते हैं। माँ बाप की नजरें भी कमाल की होती है ना। दुनिया भले ही चेहरे की मुस्कान देख ले, पर वो आंखों के पीछे छिपी उदासी और डर को भी भांप लेते हैं। अभी अभी आए हैं? साधना ने अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, विमला दीदी ने चहकते हुए कहा। अंकल कह रहे थे कि सुबह तुम बिना खाए पिए ही ड्यूटी पर भाग आई थी। उन्हें तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र रहती है। देखो ना, तुम्हारे लिए घर से गरम गरम नाश्ता बनाकर लाए हैं। कह रहे हैं कि मेरी बेटी खाली पेट काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। साधना के चेहरे पर एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई थी। अपने पापा का जिक्र सुनकर उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। एक वही तो इंसान थे उसकी जिंदगी में जिनके लिए वो गंगा माँ से प्रार्थना करती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा भी ना, उन्हें मना किया है कि इतनी दूर अस्पताल ना आया करें। ठीक है दीदी, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। विमला दीदी जैसे ही मुड़ी, साधना ने फौरन दरवाजा बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के छोटे से शीशे के सामने खड़ी हो गई थी। उसका दिल अभी भी आतिश की बातों से तेज धड़क रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं साधना, खुद को संभालो। अगर पापा ने ये घबराहट देख ली तो वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सच ना जान लें। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने जल्दी से ठंडी पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे, फिर अपनी मेज की तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर निकाला और आंखों के नीचे के काले घेरों और गालों के पीलेपन को छुपाने के लिए हल्का सा टचअप किया। उसने अपनी पलकों को झपकाया ताकि आंखों में छिपी वो दहशत थोड़ी कम हो सके। अपने बिखरे हुए बालों को सलीके से बनाया और होठों को हल्के से दबाकर उन पर कुदरती लाली लाने की कोशिश की। उसने एक आखिरी बार शीशे में खुद को देखा। एक बनावटी ही सही मगर गहरी मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली थी और अपने एप्रिन को ठीक किया। ब्लू ऑर्किड्स और उस पेंडेंट के बॉक्स को उसने दराज में गहरे अंदर धकेल दिया था ताकि पापा की नजर उन पर न पड़े। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत ही सौम्य और जानी पहचानी थी। साधना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने उसके पापा प्रमोद जी खड़े थे। उनके हाथ में एक स्टील का टिफिन था और दूसरे में पानी की बोतल। अपनी बेटी को देखते ही उनके चेहरे की झुर्रियां एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गई थी। साधना बेटा, ये क्या तरीका है? सुबह सुबह बिना खाए ही चली आई थी। तुझे पता है ना, खाली पेट काम करने से दिमाग नहीं चलता, सिर्फ गुस्सा आता है तुझे। उन्होंने प्यार से डांटते हुए कमरे में कदम रखा। साधना ने फौरन उनके हाथ से टिफिन लिया और उन्हें अपने केबिन के साइड में पड़े सोफे पर बिठाते हुए बोली, पापा आप भी ना, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं कैंटीन में ही कुछ खा लेती ना। प्रमोद जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, रहने दे, मुझे पता है तेरी कैंटीन की कहानी, पानी पी पी का शिफ्ट गुजार देती है। उन्होंने गौर से साधना का चेहरा देखा। साधना ने मुस्कान को और गहरा कर लिया था, पर पिता की नजरें तो एक्सरे होती हैं। उन्होंने साधना का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, आज चेहरा को ज्यादा ही चमक रहा है, पाउडर थोड़ा ज्यादा लग गया है क्या, या फिर अपने पापा से कुछ छुपा रही है? साधना का दिल एक पल के लिए धड़का और उसने बात संभालते हुए उनके गले में हाथ डाल दिया और लाड़ से बोली, ओहो पापा, अब क्या आपकी डॉक्टर बेटी थोड़ी सुंदर भी नहीं लग सकती? और आप ही तो कहते हैं कि हमेशा फ्रेश दिखना चाहिए, वरना मरीज आधे तो डॉक्टर की शक्ल देखकर ही डर जाएंगे। प्रमोद जी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। अच्छा अच्छा, अब अपनी डॉक्टरी मुझ पर मत झाड़, जल्दी से ये परांठे खा ले, तेरी पसंद के हैं आलू गोभी के। साधना ने जैसे ही टिफिन खोला, घर के बने खाने की सौंधी खुशबू पूरे कैबिन में फैल गई थी। उस खुशबू ने एक पल के लिए आतिश के उस सिगार और महंगी परफ्यूम की कड़वाहट को धो दिया था। उसने एक निवाला तोड़कर पापा की मुंह की तरफ बढ़ाया। पहले आप खाइए, आप भी तो धूप में चलकर आए हैं ना। साधना ने जिद की, बेटा, बाप का पेट तो बच्चों को खाते देखकर ही भर जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए निवाला खा लिया था। बाप बेटी की ये छोटी सी दुनिया कितनी सुकून भरी थी। एक तरफ वो खौफनाक आतिश था जो उसे अपनी नफरत की आग में जलाना चाहता था, और दूसरी तरफ
ये निस्वार्थ ममता की छांव। साधना ने पापा के कंधे पर सिर टिका दिया था। उसे महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसे उस डरावने साय से बचाने के लिए उसके साथ खड़ी है। साधना ने आखिरी निवाला खाया और टिफिन बंद करके एक तरफ रख दिया था। कमरे में छाई शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से अपने पापा का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। उसकी हथेलियों की गर्माहट साधना को थोड़ी हिम्मत दे रही थी। पापा, साधना ने बहुत ही धीमे स्वर में पुकारा। उसकी आवाज में एक अनकही उलझन थी। बोलो बेटा, क्या बात है? उन्होंने साधना के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। उनकी आवाज में वही पुराना भरोसा था। साधना ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, पापा, अगर कभी आप ऐसी दुविधा में फंस जाएं, जहां आपके सामने दो सच हों, लेकिन किसी भी सवाल का कोई सीधा जवाब न मिल रहा हो, तो क्या करना चाहिए? मतलब, जब ये समझ न आए कि जो दिख रहा है वो सच है या जो हम जानते हैं वो। प्रमोद जी ने अपनी बेटी के चेहरे को गौर से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि साधना सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रही है। उसके मन में कोई गहरा तूफान चल रहा है। उन्होंने थोड़ा सोचते हुए बहुत ही संजीदगी से कहा, बेटा, जिंदगी कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां रोशनी और अंधेरा दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा सच है इसे जानना तेरे वजूद के लिए, तेरे सुकून के लिए बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले सामने वाले की बात पर यकीन करने की कोशिश करो। शायद उसकी सच्चाई उसकी बातों में छिपी हो। वो एक पल के लिए रुके और फिर साधना की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, लेकिन अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा उस पर यकीन नहीं कर पा रही, तो फिर इंतजार मत करो। उस सच का पता खुद लगाओ, क्योंकि सुना हुआ सच किसी का नजरिया हो सकता है, लेकिन जब तुम खुद ढूंढोगी वही हकीकत होगी। साधना खामोश रही। उसे आतिश की वो बातें याद आई, हैप्पी बर्थडे जानम, और वो ब्लू ऑर्किड्स। एक तरफ वो खौफनाक इंसान था जो उसे तड़पाना चाहता था, और दूसरी तरफ वो राज जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सच कभी नहीं छुपता है साधना। प्रमोद जी ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, बस उसे ढूंढने के लिए वैसी ही हिम्मत चाहिए जैसे तूने डॉक्टर बनने के लिए दिखाई थी। घबराना मत, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। साधना ने उनके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह आतिश अब्रार के खौफ के आगे घुटने नहीं टेकेगी। वह पता लगाकर रहेगी कि उस आदमी का उसके अतीत से क्या नाता है। कुछ देर बाद प्रमोद जी चले गए थे और प्रमोद जी के जाने के बाद साधना ने खुद को काम में झोंक दिया था। अस्पताल की भागदौड़ और मरीजों की भीड़ में उसे आतिश के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अजीब बात यह थी कि आज पूरा दिन बीत गया था, लेकिन आतिश की तरफ से ना कोई कॉल आया था और ना ही कोई बुके और ना ही कोई धमकी भरा संदेश। साधना को लगा शायद उसके पापा की दुआओं का असर है और आज वे सुकून से अपना फर्ज निभा पाई थी। शाम के साए गहरे होने लगे थे। साधना अपनी शिफ्ट खत्म करके थकी हारी अपने कैबिन में दाखिल हुई। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही अपना फोन चेक किया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। फोन पर एक वीडियो मैसेज था। उसने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। वीडियो देखते ही वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी थी। उसमें उसके सुबह के कैबिन में पापा के साथ जो नाश्ता किया था उसका वीडियो था। इसका मतलब था कि जब वे अपने पापा की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी, तब भी आतिश की जहरीली नजरें उन पर जमी हुई थी। उसने पलट कर देखा। कैबिन के उस सोफे पर जहां दोपहर में उसके पापा बैठे हुए थे, वहां एक बेहद खूबसूरत और वाइट शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस रखी हुई थी। वह ड्रेस इतनी छोटी और रिवीलिंग थी कि उसे देखकर ही साधना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उस ड्रेस के साथ एक छोटा सा कार्ड रखा था जिस पर लिखा था, आज की रात इस रंग के नाम, क्योंकि सफेद रंग मासूमियत का होता है और तुम्हारी मासूमियत ही मेरी कमजोरी है। साधना गुस्से से तिलमिला उठी थी। उसे लगा जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। वह नफरत से उन कपड़ों को उठाकर फेंकने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक उठा था। आतिश का कॉल था। साधना ने फोन झपट कर उठाया और चिल्लाते हुए बोली, आखिर चाहते क्या हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो मिस्टर ओबराय, अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो। तभी दूसरी तरफ से आतिश की वही भारी और मखमली आवाज आई, जानम, देख ही तो रहा हूँ, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। साधना का गला सूख गया था। ये तमाशा क्या है? ये कपड़े यहाँ कैसे आए? आतिश ने ठंडे लहजे में कहा, वक्त कम है साधना जी, ठीक 10 मिनट में अस्पताल के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचो। मैं अपनी जानम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां इंतजार कर रहा हूँ। वैसे चाहो तो दोबारा शादी भी कर सकते हैं। साधना अविश्वास में हंस पड़ी थी। शादी? आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको क्या लगता है मैं आपसे शादी करूंगी? मिस्टर, जिस तरह के लड़के मुझे पसंद हैं, उनमें से जीरो क्वालिटी भी नहीं है आपके अंदर। आप क्या जाने प्यार और वफा।
कभी नाम सुना है अभिमन्यु रायजादा, एकांश खुराना या अभय ठाकुर का? वो होते हैं असली मर्द। आप तो बस एक साइको। साधना की बात सुनकर आतिश की हंसी अचानक रुक गई थी। फोन के दूसरी तरफ एक भारी सन्नाटा छा गया था, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत था। आतिश ओबरॉय को आज तक किसी ने जीरो नहीं कहा था, और अनजान नामों से उसकी तुलना तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अभिमन्यु रायजादा, एकांश खुराना, अभय ठाकुर। आतिश ने उन नामों को ऐसे दोहराया जैसे वे उन्हें अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए दफन कर रहा हो। उसकी आवाज में एक मखमली एहसास कम और लोहे जैसी शक्ति ज्यादा थी। दिलचस्प है, तो आपकी पसंद के असली मर्द ये हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं है मिस साधना कि आतिश ओबरॉय अपनी तुलना किसी और से करना पसंद नहीं करता, चाहे वो इस दुनिया के हों या फिर टीवी सीरियल की दुनिया के। साधना का सीना डर और गुस्से से धड़क रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, वो ख्याली नहीं है, वो उन लोगों की मिसाल है जो औरत की इज्जत करना जानते हैं। और आप तो बस एक डरपोक है जो छिपकर वीडियो बनाता है। डरपोक? आतिश का लहजा एकदम ठंडा पड़ गया था। आतिश के डरपोक शब्द कहते ही साधना ने बिना उसकी अगली बात सुने नफरत से फोन काट दिया था। फोन कटने की आवाज आतिश के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और आंखों में खून उतर आया था। अपनी दुनिया उन टीवी सीरियल के किरदारों से सुनना उसके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए अपना महंगा मोबाइल पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा था। फोन के परखच छेड़ गए थे, ठीक वैसे ही जैसे वह उन नामों को मिटा देना चाहता था। पास ही खड़ा रुद्र फौरन उसके करीब आया। वह आतिश की रग रग से वाकिफ था। उसे पता था कि जब आतिश का जुनून बेकाबू होता है तो सबसे पहले उसके हाथ का फोन ही बलि चढ़ता है। रुद्र ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक नया फोन निकाला, जो आतिश के पुराने फोन का हुबहू क्लोन था और उसे पहले से ही तैयार रखा गया था। आतिश ने झटके से वह फोन लिया और रुद्र की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज में एक डरावनी थरथराहट थी। रुद्र, आतिश फुसफुसाया, और उसकी आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। अभिमन्यु रायजादा, एकांश खुराना और अभय ठाकुर, ये कौन से टीवी सीरियल के नाम हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तीनों मुझे कल सुबह तक अपने सामने चाहिए, चाहे वो पर्दे पर हो या असल जिंदगी में। उन्हें उठाकर मेरे पास लाओ। उसने रुद्र को धक्का दिया और खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए बोला, मेरी जानब की नजरें सिर्फ और सिर्फ आतिश ओबरॉय पर होनी चाहिए। अगर उसे ये कोई और पसंद है तो मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हकीकत क्या होती है। सुबह तक ये तीनों मेरे कदमों में होने चाहिए। रुद्र ने सिर झुकाया और चुपचाप रेस्तरां से बाहर निकल गया था। आतिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई थी। उसने मन ही मन कहा, तुम मेरी रूह की वो आग हो जिसे मैं बुझाना भी चाहता हूँ और जिसमें जलना भी। वहीं दूसरी तरफ साधना का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने वह ऑफ वाइट ड्रेस शॉपर में रखा, अपना बैग उठाया और तेजी से अस्पताल के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गई थी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार में घर की ओर निकल पड़ी थी। ठंडी हवा के झोंके भी उसके दिमाग की आग को कम नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के पास वाले उस आलीशान रेस्टोरेंट में आतिश ओबरॉय एक कोने वाली टेबल पर बैठा अपनी उंगलियों से मेज थपथपा रहा था। उसके चेहरे पर छाई कठोरता किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। वह विक्की था, साधना का पुराना कॉलेज फ्रेंड, जो स्वभाव में थोड़ा चुलबुला और ओवर फ्रेंडली था। विक्की के हाथ में एक बैग था जिसमें वही ऑफ वाइट ड्रेस थी। जैसे ही उसकी नजर आतिश पर पड़ी, वह मानो वहीं जम गया था। आतिश का वह रॉक स्टार जैसा लुक, इंटेंस आंखें और वो रुतबा देखकर विक्की की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, और उसकी फ्लर्ट करने की आदत से वो बाज नहीं आया था। विक्की मटकते हुए आतिश की टेबल के पास पहुंचा और अपना चश्मा उतारकर स्टाइल से बोला, ओह माय गॉड, मतलब क्या चीज हो यार तुम, जरा अपना नाम तो बताना हैंडसम। तुम्हारी इन आंखों में तो डूबने का मन कर रहा है। अगर मैं लड़की होता ना तो कसम से अभी के अभी तुम्हें प्रपोज कर देता। आतिश ने अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से विक्की को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन विक्की तो अपनी ही धुन में था। वैसे जिम जाते हो क्या? ये शोल्डर्स, उफ, मतलब साक्षात ग्रीक गॉड जमीन पर उतर आए हैं। आतिश के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी जैकेट के अंदर से अपनी चमचमाती हुई गन निकाली और बड़े आराम से उसे खटक की आवाज के साथ टेबल पर रख दिया था। गन देखते ही विक्की के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी जो फ्लर्टी लाइनें अभी हवा में तैर रही थी वो अचानक गले में ही फंस गई थी। उसने जोर से थूक गटका और झटके से वह ड्रेस वाला बैग टेबल पर सरका दिया था। अरे ब्रो, आप तो सीरियस हो गए, विक्की हकलाते हुए बोला। वो साधना ने भेजा है मुझे। उसने कहा है कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानती और उसे अनजान लोगों से कोई कांटेक्ट रखना पसंद नहीं है। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, वैसे
तो वो पागल है क्या? इतना डैशिंग और कड़क बंदा सामने से ही दे रहा है और वो नखरे दिखा रही है। मैं होता तो कब का फ्लैट हो जाता। पर ब्रो, आपका ये खिलौना देखकर मेरी तो सारी आशी की हवा हो गई। आतिश की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई थी, ये जानकर कि साधना उससे मिलने नहीं आ रही है। जैसे ही विक्की ने साधना का नाम लेकर पीछे हटने की कोशिश की, आतिश की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। उसने एक झटके में मेज के पार झुककर विक्की का कॉलर अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था और उसे अपनी ओर खींच लिया था। विक्की की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। आतिश का चेहरा अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि विक्की उसकी गर्म और भारी सांसों को महसूस कर सकता था। आतिश ने अपनी आवाज को और भी गहरा और कड़क करते हुए कहा, आज के बाद उसका नाम भी अपने मुंह से मत लेना, वरना अगली बार आवाज गले से नहीं जख्म से निकलेगी। विक्की के पैर कांपने लगे थे। आतिश ने कॉलर की पकड़ और मजबूत की और दांत पीसते हुए पूछा, अब सीधा सीधा बता, साधना कहाँ है? विक्की ने घबराकर आंखें बंद कर ली थी और हकलाते हुए बोली, वो वो तो अभी अभी बाइक से घर की तरफ निकली है। बहुत गुस्से में थी वो। मेरा मतलब है सर, वो पक्का अपने घर शांति भवन गई होगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं है, कसम से। आतिश ने उसे झटके से पीछे धकेला, जिससे विक्की पास वाली कुर्सी पर जा गिरा था। जाओ यहाँ से, आतिश ने गुस्से में विक्की को देखते हुए कहा। विक्की को जैसे नया जीवन दान मिल गया हो। वह बिना पीछे मुड़े गिरते संभलते रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ भाग गया था। आतिश उस ऑफ वाइट ड्रेस को टेबल पर पड़ा देखकर पूरी तरह से सनक गया था। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक लौट आई थी जो किसी बड़ी तबाही का इशारा देती थी। उसे उस ड्रेस में साधना नहीं, बल्कि अपनी हार और साधना की वो नफरत दिख रही थी। उसने अपनी भारी आवाज में रेस्टोरेंट के ऑनर को पुकारा। धरा सहमा ऑनर भागता हुआ आया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कितने का है ये रेस्टोरेंट? आतिश ने ड्रेस से नजरें हटाए बिना बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा। ऑनर ने हकलाते हुए बोला, सर, वैसे तो इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ होगी, लेकिन आतिश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। उसने अपने कोट की जेब से चेक बुक निकाली और एक झटके में उस पर साइन किया। अभी के अभी खाली करो इसे। ये लो 100 करोड़। आज से ये जगह, ये दीवारें और यहाँ की हर चीज आतिश ओबरॉय की है। ऑनर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 100 करोड़? आतिश को मना करने की हिम्मत तो किसी में थी ही नहीं, और अब तो उसने इसे खरीद ही लिया था। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया था। वेटर, मैनेजर और कस्टमर्स सब जान बचाकर भाग खड़े हुए थे सन्नाटे से भरे उस आलीशान हॉल में। अब सिर्फ आतिश और वो ऑफ वाइट ड्रेस थी। आतिश धीरे से उठा और टेबल के पास गया। उसने अपनी जेब से एक सोने का लाइटर निकाला। उसने ड्रेस के एक कोने को अपनी उंगली से छुआ और फुसफुसाया, अगर ये तुम्हारी मासूमियत का लिबास नहीं बन सकती साधना, तो इसे दुनिया की किसी और चीज का हिस्सा रहने का भी कोई हक नहीं है। उसने लाइटर जलाया। आग की एक नन्ही सी लपट उठी और देखते ही देखते उस महंगी ड्रेस को अपनी चपेट में ले लिया था। आतिश वहीं खड़ा होकर शांत नजरों से उस जलती हुई रेशमी सिल्क को देख रहा था। उसे उस आग में सुकून मिल रहा था। उसने जलती हुई ड्रेस को फर्श पर फेंक दिया था और मुड़कर बाहर की तरफ चला गया था। उसके पीछे पूरा रेस्टोरेंट झुलस गया था। वह बाहर खड़ी अपनी कार में जाकर बैठा और बिना पीछे मुड़े रुद्र को बोला, पूर्वी को लगता है कि वो मुझसे दूर भाग सकती है। उसे एहसास दिलाओ कि आतिश ओबरॉय के पास वापस आने का रास्ता उसने खुद जला दिया है। आतिश ने रुद्र के हाथ से चाबी झपटी और बिना एक शब्द बोले अपनी मर्सिडीज में जा बैठा था। इंजन की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को चीर गई थी और गाड़ी टायर घिसते हुए सड़क पर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी थी। उसका दिमाग एक भटकती भट्टी की तरह तप रहा था। साधना की बातें, वो अनजान नाम और उसकी नफरत, सब कुछ उसके कानों में शोर मचा रहा था। उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव और बढ़ा दिया था। सुई 150 के पार जा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे गाड़ी रेंग रही हो। वह अपनी ही रूह की बेचैनी से भागना चाहता था। फार्म हाउस पहुंचते ही उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से पटका। सारे नौकरों के सर अपने आप झुक गए थे, लेकिन आतिश के कदम सीढ़ी चढ़ते हुए भारी थे, लेकिन इरादे खौफनाक। अपने बेडरूम का दरवाजा उसने लात मारकर खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था, सिवाय उन दीवारों के जहां पूर्वी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। अगले ही पल तस्वीरें चकनाचूर हो गई थी और कांच जमीन पर बिखर गया था। अंधेरे में वो तस्वीरें उसे चिढ़ा रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो, वो दहाड़ा। तुमने किसी और का नाम कैसे लिया? कमरे की हर तस्वीर पर अब आतिश की नफरत के निशान थे और बिखरा हुआ कांच आतिश के पैरों के नीचे चरमरा रहा था, पर यह बर्बादी भी उसके सीने की आग को कम नहीं कर पाई थी। उसने पास ही रखी बिस्की की बोतल उठाई
और ढक्कन खोलने का सब्र उसमें नहीं था। उसने बोतल को अपने मजबूत दांतों के बीच फंसाया और झटके से बाहर से ढक्कन खोलकर फेंक दिया था। बोतल सीधे उसने गले से लगा ली थी। तीखी शराब उसके गले को जलाती हुई नीचे उतरी, पर उसका जहर साधना या उसकी पूर्वी के दिए जख्मों से कम ही था। वह लड़खड़ाते हुए उस बड़े से कांच के झरोके के पास जा बैठा था। उसने शराब का एक लंबा घूंट भरा और अपनी लाल आंखें बंद कर ली थी। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 2 साल पहले की एक धुंधली रात थी। आतिश, सो जाओ ना, पूर्वी की मखमली आवाज गूंजी। आतिश ने अपना सिर उसकी धड़कनों पर रख दिया था। दुनिया का सबसे खूंखार आदमी उस वक्त एक बच्चे की तरह शांत था। पूर्वी की उंगलियां उसके बालों में खेल रही थी। मैं तुम्हारी सांसें गिन रही हूँ आतिश, देखो अब तुम गहरी नींद में हो। आतिश उसकी धड़कन की लय पर अपनी जिंदगी वार देता था। उसने अपनी आंखें झटके से खोल दी थी। वह सुकून बह नींद पिछले 2 साल से गायब थी, जब से पूर्वी उसकी जिंदगी से गई थी। आतिश की आंखों से नींद टूट गई थी। वह सोता नहीं था, बस जागकर अपनी नफरत और जुनून को पालता था। तुमने मेरी धड़कनें गिनी थी ना पूर्वी? आतिश ने टूटी हुई तस्वीर की तरफ देखकर जहरीली मुस्कान के साथ कहा। अब तुम्हें एहसास होगा कि आतिश ओबरॉय को ललकारने की कीमत क्या होती है। तुमने उन लड़कों का नाम लेकर आतिश ओबरॉय को ललकारा है। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। उसने बोतल का आखिरी घोट लिया और उसे दीवार पर दे मारा था। मेरे कमरे में अब सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज थी, जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी थी। वहीं दूसरी तरफ साधना ने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की और हेलमेट उतारकर एक गहरी सांस ली। आतिश के साथ हुई उस अजीब और डरावनी मुलाकात के बाद उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजरें सामने सोफे पर बैठे 2 शख्सियतों पर पड़ी। एक तरफ उसके पापा प्रमोद जी मुस्कुरा रहे थे और उनके बगल में एक लंबा चौड़ा रोबीला नौजवान बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 26 साल थी। उसे देखते ही साधना के चेहरे पर एक कुदरती मुस्कान खिल गई थी। व्हाट इज सरप्राइज अनुराग, साधना खुशी से चिल्लाई। फिर उसने एक छोटा सा पॉज लिया और शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, कैसे हो भाई? भाई शब्द सुनते ही अनुराग की मुट्ठियां कस गई थी और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। उसने थोड़ा खींचते हुए और झुलाकर कहा, कितनी बार कहा है साधना, मुझे भाई मत कहा करो। कम से कम तुम तो मत कहो ना। साधना उसकी खींच देखकर खिलखिला उठी थी और उसके पास जाकर उसके गाल पकड़ते हुए बोली, अरे अरे, हमारे आईपीएस साहब को गुस्सा आ गया। तभी प्रमोद जी हंसते हुए उन दोनों के बीच आए और बोले, बस बस अब लड़ना बंद करो तुम दोनों। अनुराग प्रमोद जी के जिगरी दोस्त आशुतोष जी का बेटा था। आशुतोष जी और प्रमोद जी फौज में साथ थे और अब अनुराग खुद एक जाबाज आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। प्रमोद जी के लिए वे बेटे से बढ़कर था। साधना ने फौरन हाथ में धोया और रसोई में जाकर अनुराग के लिए नाश्ता तैयार किया। बातों का सिलसिला चलता रहा था। साधना ने दोनों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक काटने के बाद साधना ने बड़े प्यार से प्रमोद जी को खाना खिलाया और उनकी दवाइयां देकर उन्हें कमरे में सुला दिया था। जब वह वापस हॉल में आई तो अनुराग खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था। साधना उसके पास गई और सोफे पर बैठते हुए शरारत से पूछा, अब बताओ अनुराग बाबू, इतने साल बीत गए, कहीं दिल लगा या नहीं, या अभी भी अपराधियों को पकड़ने में ही दिल लगा रखा है? अनुराग ने पलटकर उसे देखा और गहरी नजरों से उसकी ओर इशारा करते हुए धीमे से कहा, दिल तो शिद्दत से लगा रखा है साधना जी, पर वो है कि समझने को ही तैयार नहीं है। साधना को उसकी बातों की गहराई समझ नहीं आई थी। उसने कॉफी का मग टेबल से उठाकर उसे थमाते हुए मासूमियत से पूछा, मतलब कौन है वो बुद्धू जो तुम्हें समझ नहीं पा रही? अनुराग ने झटके से उसके सर पर हल्का सा चपत लगाते हुए कहा, मतलब कुछ नहीं, अपनी कॉफी पियो। उसने कॉफी का एक घूंट भरा और साधना को चिढ़ाते हुए पूछा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारी उन रोमांटिक नॉवल जैसा कोई सपनों का राजकुमार मिला या नहीं, या अभी भी उन्हीं किताबों की दुनिया में जी रही हो? साधना की आंखों के सामने अचानक आतिश ओबरॉय का खौफनाक चेहरा घूम गया था, जो उसे अपनी रूह की आग कह रहा था। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का मग हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। साधना ने कॉफी का एक घूंट भरा और अनुराग की तरफ देखकर कंधे उचकाते हुए बोली, राजकुमार, अरे भाई, अभी तक तो कोई ऐसा ही नहीं मिला जो मेरे स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर सके। तुम्हें तो पता है मुझे वो लड़के पसंद हैं, वो जो इज्जत करना चाहते हैं, ना कि वो जो सनक पाल कर बैठे हों। बोलते बोलते साधना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। आतिश की वो बातें, उसका चेहरा और वो
रूह कपा देने वाली बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा और अनुराग की तरफ झुककर बहुत ही संजीदगी से पूछा, वैसे एक बात बताओ अनुराग, क्या ये मुमकिन है कि दो इंसान बिल्कुल एक जैसे हों? मेरा मतलब उनकी पसंद, उनका बात करने का अंदाज, उनके चेहरे, क्या कोई किसी की इतनी परफेक्ट कॉपी हो सकता है? अनुराग ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में छिपी उलझन को भांपते हुए बोला, साधना, दुनिया में हम शक्ल होते हैं, पर आदतों का मिलना थोड़ा अजीब है। क्यों? किसी ऐसे से मिली हो क्या? साधना ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय एक और सवाल डाल दिया था और थोड़ा उत्सुकता के साथ बोली, और एक और बात बताओ, जब मैं 2 साल पहले उस हादसे में गंगा में गिरी थी, तो क्या मेरे दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी थी? मतलब क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी याददाश्त चली गई हो और मुझे पता भी ना हो? क्या मेरा कोई अतीत था जिसके बारे में मैं भूल चुकी हूँ? साधना की बात सुनकर अनुराग ने एक ठहाका लगाया और प्यार से उसके कान पकड़कर खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? याददाश्त और तू, ओ मैडम, गिरने के आधे घंटे के अंदर तो तुझे होश आ गया था और याददाश्त जाना तो बहुत दूर की बात है। तूने तो होश में आते ही बॉब बॉय को उसकी गलत ड्रेसिंग के लिए डांटना शुरू कर दिया था। उसने कान छोड़ते हुए थोड़ा नरम लहजे में कहा, डॉक्टर कहती है कि तेरी मेमोरी एकदम शार्प है, तुझे तो अपने बचपन की एक एक शरारत याद है, तो फिर ये मेमोरी लॉस वाला फिल्मी ख्याल कहाँ से आया? क्या हुआ है साधना? तू आज कुछ डरी हुई सी लग रही है। साधना ने अपनी नजर झुका ली और कॉफी के मग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया था। अनुराग की बातों ने एक तरफ तो उसे सुकून दिया था कि वह पागल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उलझन और बढ़ गई थी। अगर उसकी याददाश्त सही है तो फिर आतिश ओबराय उसे उस हद से पूर्वी क्यों बुला रहा था, जैसे वह उसकी रूह का हिस्सा हो? कुछ नहीं अनुराग, बस यूं ही, साधना ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा और सोफे पर पीछे की तरफ झुक गई थी। वो क्या है ना, आजकल अस्पताल में केस ऐसे ही आ रहे हैं कि दिमाग थोड़ा फिल्मी हो गया है। अनुराग ने अपनी पारखी नजरों से उसे देखा। एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते वह चेहरा पढ़ना जानता था। उसे यकीन था कि साधना कुछ तो छिपा रही है, पर उसने दबाव डालना ठीक नहीं समझा था। वह जानता था कि वक्त आने पर वह खुद बता देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि आतिश ओबराय के फार्म हाउस का सन्नाटा गाड़ियों की चीख से टूट गया था। आतिश पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी वहशियत थी। रुद्र अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 3 नक्कापोश आदमी थे जिन्हें बांध कर लाया गया था। मिल गए? आतिश ने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी आवाज में रात भर की शराब और थकान की खरखराहट थी। हाँ बॉस, रुद्र ने सिर झुकाकर कहा, जैसे आपने कहा था, शहर के सबसे बड़े थिएटर ग्रुप से इन तीनों को उठा लिया है। ये वही कलाकार हैं जो पर्दे पर उन नामों को जीते हैं, अभिमन्यु रायजादा, एकांश खुराना और अभय ठाकुर। आतिश अपनी कुर्सी से उठा और उन तीनों के करीब आया। वो तीनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली नाटक या सीरियल के किरदार निभाने के जुर्म में उन्हें इस काल कोठरी में क्यों लाया गया है। आतिश ने पहले लड़के की ठुड्डी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाई। तो तुम हो अभिमन्यु रायजादा, मेरी जानों को तुम जैसे असली मर्द पसंद है। आतिश की आवाज इतनी खौफनाक थी कि लड़के की चीख निकल गई थी। आतिश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, असली मर्द डरते नहीं हैं, और जो आतिश ओबराय के सामने खड़ा हो उसे तो डरने का हक भी नहीं है। उसने रुद्र की तरफ देखा और आदेश दिया, इन तीनों को तब तक नहीं छोड़ना जब तक साधना खुद इन्हें अपनी आंखों से टूटते हुए न देख ले। मैं उसे दिखाऊंगा कि उसके ख्याली हीरो असल जिंदगी के शैतान के सामने कितने बौने हैं। उधर साधना अस्पताल पहुंची ही थी कि उसे गेट पर विक्की मिल गया था। विक्की का चेहरा उतरा हुआ था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। साधना, यार तू किस टाइप के लोगों को जानती है? विक्की हाँफते हुए बोला, कल उस बंदे ने, उस रॉक स्टार दिखने वाले बंदे ने मेरे सामने बंदूक रख दी थी और पता है क्या, उसने वो पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया और फिर उसे आग लगा दी क्योंकि तू उससे मिलने नहीं आई थी। उसने बहुत ज्यादा डेकोरेशन की हुई थी। साधना के कदम वहीं जम गए थे। क्या आग लगा दी? हाँ, और उसने जाते जाते कुछ अजीब सा कहा था। विक्की ने अपना गला साफ करते हुए आतिश की नकल करने की कोशिश की। पूर्वी को एहसास दिलाओ कि वापस आने का रास्ता उसने खुद जला दिया है। पूर्वी, वो नाम सुनकर साधना को फिर से चक्कर आने लगे थे। उसे एहसास हो गया था कि आतिश सिर्फ एक सन की आशिक नहीं, वह एक ऐसा तूफान है
जो उसे और उसके आसपास की हर चीज को राख कर देने पर तुला है। तभी साधना के फोन पर एक मैसेज टोन बजी। अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें एक फोटो थी अनुराग की, जो अस्पताल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था। साधना को ड्रॉप करने के बाद साधना को परेशान देखकर ठहर गया था। साधना ने उन फोटोज को देखा और उन फोटो पर लाल रंग का एक बड़ा क्रॉस बना हुआ था। नीचे लिखा था, तुम्हारी असली मर्दों की गिनती शुरू हो चुकी है जानम। उन टीवी के किरदारों की ये बात तुम तय कर लो कि पहले किसको देखना चाहती हो। साधना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे इस बात से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आतिश उसकी पल पल की खबर रख रहा है और अब उसके अपनों को निशाना बना रहा है। उसने बिना सोचे समझे आतिश का नंबर डायल किया। जैसे ही फोन उठा, साधना झुंझलाते हुए बोली, मुझे आपसे मिलना है अभी। और इसी वक्त दूसरी तरफ से आतिश की वही शांत और मदहोश कर देने वाली आवाज आई, इतनी बेताबी। अपनी नजरें घुमाओ जानम, तुम्हारे ठीक सामने रेड मर्सिडीज खड़ी है, आकर मिल लो। साधना ने नफरत से फोन काटा। तभी अनुराग अपनी गाड़ी से नीचे उतरा। साधना ने अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराकर उसे बाय कहा। जैसे ही अनुराग गया, इमला दीदी भागती हुई आई और बोली, डॉक्टर साधना, आप अभी तक यहीं हैं? मसूरी की ट्रिप के लिए सबको मेन ब्रांच पहुंचना है आज। पूरी टीम निकल रही है। साधना ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, दीदी आप लोग निकल जाइए, मेरा कोई जरूरी काम है। मैं शाम को सीधे इवेंट पर ही आप सबको ज्वाइन करूंगी। उसने वही नंबर बढ़ाया। शाम को अनुराग मुझे मसूरी ड्रॉप कर देगा, तो कोई टेंशन नहीं। तब तक इन मिस्टर ओबराय से बात किया कर लूं, आखिर ये खुद को समझते क्या है। डर उसे जकड़ रहा था, लेकिन अब पीछे हटना उसकी फितरत नहीं थी। साधना ने अपनी शिफ्ट डॉक्टर रीना को हैंडओवर की और तेज कदमों से उस चमकती हुई रेड मर्सिडीज की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कार के करीब पहुंची, गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया था। सामने आतिश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रूहानी पर कातिलाना मुस्कान थी। बैठिए, आतिश ने रईसी भरे अंदाज से कहा। साधना गुस्से में अंदर बैठी और फोन उसकी तरफ घुमाकर बोली, ये क्या घटिया मैसेज है। मैं बता रही हूँ, मैं आपके नाम की FIR दर्ज करवा दूंगी पुलिस स्टेशन में, समझे आप। और ये बताइए, जिन किरदारों को मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई, आपने उन्हें रातों रात कैसे ढूंढ लिया। आतिश ने बिना कुछ कहे अपने टैब पर एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही 3 लड़के जंजीरों में बंधे हुए और डरे हुए दिख रहे थे। आतिश ने दांत भींचते हुए कहा, यही है ना वो लड़के जिनसे तुमने मेरी तुलना की थी। अभिमन्यु रायजादा, अभय ठाकुर और एकांश खुराना। देखो उन्हें, ये तो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। साधना वीडियो देखकर पूरी तरह शॉक रह गई थी। उसने फौरन आतिश की तरफ देखा और बोली, ये कौन है। आतिश ने गुस्से में अपने जबड़े खींचे और बोला, वही जो तुम्हारी पसंद है। साधना को अचानक पूरी बात समझ आई और वे अविश्वास भी हंस पड़ी थी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सच में ये तो नहीं मान लिया कि मैं जिन लड़कों की बात कर रही थी वे यही हैं? रियली मिस्टर ओबरॉय, मतलब आप इसी दुनिया से है ना। वो नॉवेल्स के फिक्शनल कैरेक्टर थे। भला कोई किताबों के किरदार को असल जिंदगी में कैसे ढूंढ सकता है। ये बेचारे तो मासूम लग रहे हैं, इन्हें क्यों उठा लाए। साधना की बात सुनकर आतिश का चेहरा सन्न रह गया था। उसकी आंखों में चमकता हुआ गुस्सा अब उलझन में बदल रहा था। फिक्शनल। आतिश ने उन नामों को फिर से दोहराया, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, लेकिन उसका अहंकार अभी भी ऊपर था। आतिश के चेहरे पर छाई वो लोहे जैसी शक्ति एक पल के लिए डगमगाई थी। उसे अपनी जिंदगी में कभी इतना अजीब महसूस नहीं हो रहा था। उसने रुद्र को पूरी दुनिया छान मारने को कहा था और रुद्र ने शहर के सबसे बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट को उठा लिया, जो उन मशहूर किरदारों को स्टेज पर निभाते थे। आतिश ने टैब की स्क्रीन पर उन 3 लड़कों को देखा जो खौफ से कांप रहे थे, और फिर साधना को देखा जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। फिक्शनल, आतिश ने धीरे से दोहराया। उसके स्वर में खतरनाक ठहराव था। मतलब वो सच में वजूद नहीं रखते। साधना ने चिढ़कर अपना सिर झटका। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लेखकों की कल्पना है। और आप तो सच में बड़े अजीब इंसान हैं। उन बेगुनाह एक्टर्स को किडनैप कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके नाम लिए थे। उन्हें अभी के अभी छोड़िए मिस्टर ओबरॉय।
आतिश अचानक साधना की तरफ थोड़ा झुका। उसकी आंखों की चमक अब और भी गहरी हो गई थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर वो फिक्शनल है तो उन्हें भूल जाओ। तुम्हारी जुबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम, चाहे वो किताब का हो या हकीकत का, मुझे बर्दाश्त नहीं है। साधना ने नफरत से अपनी आंखें सिकोड़ी और बोली, आप मुझे कमाल नहीं कर सकते, और वैसे भी मुझे आज शाम मसूरी निकलना है। मेरे पास आपकी मृत्यु की बातों के लिए वक्त नहीं है। आतिश की मुस्कान वापस लौट आई थी, पर इस बार वे और भी डरावनी थी। मसूरी, वो हसीन वादियां, ठंड और हम, बहुत खूब। हम नहीं, मैं, साधना ने सुधारते हुए कहा। अनुराग मुझे ड्रॉप कर देगा। अनुराग का नाम सुनते ही आतिश ने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ इतनी सख्त कर ली थी कि उसके पैर सफेद पड़ गए थे। उसने दांत भींचते हुए कहा, उस IPS ऑफिसर का नाम दोबारा मत लेना साधना। वो तुम्हें कहीं ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ होगी। साधना कुछ बोलने ही वाली थी कि आतिश ने अचानक कार लॉक कर दी थी और उसे तेज रफ्तार में शहर की भीड़ भाड़ से दूर ले जाने लगा था। साधना चिल्लाई, पागल हो गई हो क्या? गाड़ी रोको, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आतिश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस ठंडे लहजे में बोला, रुद्र को मैसेज मिल चुका है, वो एक्टर आजाद कर दिए जाएंगे जैसे ही तुम मेरे साथ मेरे उस ठिकाने पर पहुंचोगी जहां से आज तक कोई वापस नहीं गया। तुम्हारी मसूरी की ट्रिप अब मेरे साथ शुरू होती है जानम। साधना ने घबरा कर बाहर देखा। गाड़ी की रफ्तार 140 पार कर चुकी थी। उसे समझ आ गया कि आतिश को चुनौती देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह उसे उस अतीत की ओर खींच रहा था जिसे वह जानती भी नहीं थी। सनक को प्यार समझने की गलती सबसे खतरनाक होती है, जिसका आतिश को शायद अंदाजा ही नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अब इस स्टोरी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या मुझे ये स्टोरी कंटिन्यू करनी चाहिए? सच कहूं तो ये कहानी मैंने बहुत दिल से लिखी थी। इस पर रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा, फिर भी मेरा अधूरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.